आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी से बड़ी खबर। यूपी के बांदा दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। बांदा में कांग्रेस नेताओं की बैठक ली है। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई है। तो सीएम भूपेश बघेल कल भी बांदा में बैठक लेंगे। चित्रकूट में कल प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हो सकते हैं। तो प्रियंका गांधी की सभा में कल शामिल हो सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। कल शाम तक वापस रायपुर लौट आएंगे। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, जब से यूपी की जिम्मेदारी मिली है लगातार यूपी दौरा हो रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, साथ ही साथ खबर ये भी है कि कल प्रियंका गांधी की सभा में भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक जो है 6 से 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और प्रियंका गांधी की सभाओं में भी वो शामिल हुए हैं। जैसे हमने पिछले समय देखा कि बनारस में जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद गोरखपुर में जो कार्यक्रम हुए, ऐसे अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यूपी के बांदा जिले में है और बांदा जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि बांदा का क्षेत्र है वो जो है ओबीसी बेल्ट है और उस जगह पे जो है कैसे छाप छोड़ा जाए कांग्रेस का, चूंकि ओबीसी बेल्ट है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग किसान हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी भी है और किसान भी है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि उस क्षेत्र की जो सीट है वहां पर वर्तमान में भी बीजेपी काबिज है, तो उस सीट पर कैसे कांग्रेस जो है आने वाले 2022 में चुनाव होने हैं जनवरी और फरवरी के मध्य, तो ऐसे में तैयारी की जा रही है कि कांग्रेस उस पर कैसे कब्जा करे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार बैठकें ली है आज और उनके साथ जो है राजेश तिवारी जो उनके जो संसदीय सलाहकार हैं और जो यूपी के जो है PCC सचिव भी है, उनके साथ जो है उन्होंने बैठक ली है। और निश्चित रूप से कल चित्रकूट में प्रियंका गांधी की सभा भी है और उस सभा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मुलाकात नहीं होगी तो ये भी तय है कि प्रियंका गांधी से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात होगी, क्योंकि भूपेश बघेल कल जो है चित्रकूट से सतना, फिर जो है वहां से वो सीधे शाम को 6 बजे रायपुर लौटेंगे। जी शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सौजन्य बताई जा रही है। राजधानी पहुंचे थे सचिन तेंदुलकर और अपने निजी प्रवास पर थे। भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई। सीहोर और देवास भी गए थे, एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और उसके बाद अब ये तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं। सीएम हाउस पहुंचे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया, पुष्पगुच्छ भेंट किया और दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान किया। खबर ये बन रही है कि वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। ये सांची का तो सचिन तेंदुलकर आज देवास और सीहोर पहुंचे थे। देवास जिले के नेमावर के पास संदलपुर में उन्होंने परिवार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से बनाए जा रहे बिल्डिंग की प्रगति का जायजा लिया। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में तेंदुलकर ने भी फंड दिया है और इस बिल्डिंग को गोद भी लिया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ 2300 बच्चों के लिए व्यवस्था को लेकर वो विजिट करने पहुंचे थे। तेंदुलकर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और उनका सहयोग करने के मकसद से यहाँ पहुंचे हैं। वहीं सचिन सीहोर के नसरुल्लागंज क्षेत्र के सेवनिया आदिवासी क्षेत्र में निजी संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुए। सेवनिया गांव में सचिन तेंदुलकर के आदिवासी क्षेत्रों में श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ क्रिकेट का भी लुत्फ उठाया। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। ये पूरा कार्यक्रम सुरक्षा के मद्देनजर गोपनीय रखा गया था। इसके बाद सचिन ने भोपाल में सीएम शिवराज से मुलाकात की। किसके पास कैमरा, किसके पास? अतुल, इधर आओ।
बीते दिनों छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री धान खरीदी से जुड़े कुछ मुद्दों और राज्य सरकार के हित की कुछ मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिलने दिल्ली गए थे, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का वक्त नहीं मिल पाया। इस बात पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र और केंद्रीय मंत्रियों पर तल्ख टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र राज्य के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार बेवजह का टकराव पैदा करके कोई सियासत कर रही है। अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। ये अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और जब अहम और अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। कुछ इन शब्दों नाराजगी भरे लहजे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों पर अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री से जब केंद्रीय मंत्रियों के राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को वक्त न देने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है। यदि वे राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं दे रहे तो इसका सीधा मतलब है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटक की जनता ने तो उन्हें जवाब दे भी दिया है। इस्पात मंत्री से लगातार मैंने 2 दिन तक लगाया, फोन मिलाया, वो बात करने को तैयार नहीं, उसका कालबेग अभी तक नहीं आया। प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। दरअसल पिछले दिनों राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिल्ली जाकर धान और उसना चावल खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य की मांग रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की तरफ से मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। इस बात पर राज्य सरकार में आक्रोश है। हालांकि भाजपा नेता को इसमें केंद्र की कोई गलती नजर नहीं आती, उल्टे वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का केवल इतना ही काम रह गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो या मुख्यमंत्री लेवल पर। एक एक मंत्री समय देते हैं और समय देकर के बातचीत करते हैं, लेकिन राज्य सरकार को केवल राजनीति करनी है, इसके लिए लगातार आरोप लगाते रहते हैं और आरोप लगाना ही छत्तीसगढ़ सरकार की नियति बन गई है। पहले धान खरीदी पर राज्य सरकार को बोनस न देने देना, फिर सेंट्रल पूल कोटे में 60 के बजाय 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी, राज्य को एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की अनुमति न देना और अब इस साल उसना चावल न खरीदने का केंद्र का आदेश। इन मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में राज्य के हक का जीएसटी समेत दूसरे मदों का करीब 13,000 करोड़ रुपए न देने को लेकर भी राज्य सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। अब सवाल ये, इस टकराव से क्या राज्य का हित प्रभावित होगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल यात्रा शुरू की है और इसी के तहत बीजेपी युवा मोर्चा ने आज रायपुर और अंबिकापुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर बाइक और 4 पहिया वाहनों को धक्का मारते हुए प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार के वादा खिलाफी समेत अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले दिनों में प्रदेश में अलग अलग तरीकों से यात्रा निकालेगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार के प्रदेश का हर वर्ग खुश है, ऐसे में बीजेपी की इन यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में वैट की कटौती अभी तक नहीं की है। तो आज इसके विरोध में प्रथम चरण में हमने आंदोलन किया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में
बाइक की पदयात्रा निकालकर एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराएगा और कांग्रेस की पोल जनता के बीच खोलेगा। ये पोल खोल यात्रा जो है वो इस तरह से है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो झूठे आरोप लगाकर केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो है वैट कर जो समाप्त नहीं कर रहे, उसके कारण ही यहाँ 50% महंगाई बढ़ा है। रोजगारी भत्ता है वो मांग को लेकर तरह तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। खूब निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। किसान खुश है, जनता खुश है, हमको इसी बात की चिंता नहीं है। खैरागढ़ रियासत के नए राजा आर्यव्रत सिंह का आज राजाभिषेक हुआ। राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद आर्यव्रत को पूरे विधि विधान के साथ राजा बनाया गया। इस अवसर पर राजघराने के सदस्य व क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। आर्यव्रत सिंह ने कहा कि वो सभी परिस्थितियों में राजधर्म का पालन करेंगे। राजा आर्यव्रत सिंह ने कहा कि रियासत के लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत होगी तब मैं मौजूद रहूंगा। आर्यव्रत ने कहा कि मैं अपने पिता देवव्रत सिंह की तरह अपने क्षेत्र के नागरिकों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि आर्यव्रत सिंह रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। ये अवसर आना तो था लेकिन वक्त से ये बहुत पहले आ चुका है। तो अभी रियासत को संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है और उन सब का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और पूरे खैरागढ़ की रियासत को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। एक नज़र बिग न्यूज़ पर। कांग्रेस अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से सरकार का पुनर्गठन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इसके साफ संकेत दिए हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात उन्होंने दी है। पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रिमोट से उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेस वे को 36 महीने में 22,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। भाजपा के विधायकों ने ममता सरकार की इस प्रस्ताव का विरोध किया। आपको बता दें कि पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आज मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मुलाकात की। दोनों अफसरों के बीच करीब 25 मिनट तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़ी जांच के संदर्भ में समीर वानखेड़े को बुलाया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत कल से जयपुर में हो रही है। वहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मैच से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीमों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय हमें खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सम्मान करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ियों को आराम मिले। दुर्ग जिले में कांग्रेस पार्षद की हत्या के बाद वार्ड वासियों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल बीती रात भिलाई चरोदा नगर निगम वार्ड 2 में जुए के रुपए के लेन देन को लेकर कांग्रेस पार्षद सूरज मंशूर की हत्या कर दी गई। एसपी ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों की 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने 11 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन उन्होंने जुर्म स्वीकार नहीं किया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सूरज बंछोर का किसी से विवाद हुआ था। घटनास्थल पर जुए के पत्ते भी बरामद हुए और साथ ही शराब के सेवन के सबूत भी मिले हैं। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हथखोज इंडस्ट्रियल इलाके के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद की मौत किसी धारदार हथियार से मारने से भी हमारी टोटल 6 टीमें लग गई हैं रात से ही, और इसमें 11 संदेहियों को भी थाने बुलाया गया, तलब किया गया है, बुलाया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी, प्रेमिका और मासूम बेटी की हत्या कर दी थी और उसके बाद पुलिस को 3 और हत्या करने की चुनौती भी दी थी। पुलिस ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया।
दरअसल 23 जुलाई को आरोपी ने वाड्रफ नगर के किराए के मकान में अपनी प्रेमिका की हत्या की और घर वापस आकर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करके फरार हो गया। इसके साथ शव के पास एक लेटर छोड़कर पुलिस को चुनौती दी थी कि वो अपने पिता ससुर की भी हत्या करेगा। 116 दिन की तलाश के बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया। वो तीनों भूल जाए दुश्मनी, जितना सजा मिलना था उनको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। ठीक है, वो भी मेरे से अगर अब द्वेष नहीं रखेंगे तो दुश्मनी रखेंगे तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ। वो लोग भी सुधर जाए, मैं भी सुधर जाता हूँ। संदेश ऐसा ये बता रहा है कि इसने जो है मर्डर किया, जो है अपनी प्रेमिका का मर्डर किया, अपनी पत्नी का मर्डर किया, बिटिया का मर्डर किया, उसके बाद यहाँ से फरार हो गया, तीर्थ यात्रा किया। अपनी पूरी जो है एक नई कहानी जो है पूरी एक सामने आई है और निसंदेह मैं बोलता हूँ इन कहानियों के बीच भी जो है लगातार पुलिस का प्रयास जो जारी रहा है। डबरा कृषि उपज मंडी में तौलने को लेकर किसान और पल्लेदार आमने सामने हो गए। पल्लेदारों ने एक किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी पर एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पल्लेदार SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। मांग पूरी न होने पर तौलाई नहीं करने की बात कह रहे हैं। वहीं किसान नेता पल्लेदारों से बात करने के लिए राजी हैं, लेकिन पल्लेदार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इससे मंडी में धान की तुलाई बंद हो गई है। पुलिस मंडी गेट के बाहर खड़े ट्रैक्टर को लौटा रखी है। किसान आया, उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसके बाद हमने बोला ये भाई क्या कर रहा है, तो उसने सुना नहीं, रोड निकाल के मेरे 2 बार जाम मारी हाथ में। इसलिए हमने तौल बंद कर दी, पूरी हड़ताल लगा दी। वो उसमें गलत निक दिया, पूरा गलत निक दिया। इसका निक दिया एक्सीडेंट का और मेरा भी निक दिया एक्सीडेंट का। मतलब मेरे में रोड मारा, मेरा मारपीट किया है, उसमें उल्टा कर दिया है। एक किसान का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया उनका, तो रात को FIR दर्ज कर दी गई थी। तो भी उनको समझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि तो आपका इलाज भी करा देंगे और आपको आर्थिक सहायता भी जन सहयोग से करा देंगे। फिर भी हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, जो सॉल्यूशन है। 15 नवंबर ओंकारेश्वर से शुरू हुई पैदल नर्मदा पंचकोसी यात्रा में 75 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हजारों यात्री खरगोन जिले के टोकसर पहुंचे हैं। यहां टोकसर में जिला प्रशासन ने कई नावों के जरिए हजारों यात्रियों को सुरक्षित रूप से नर्मदा पार करवाई। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए SP के मार्गदर्शन में गोताखोरों की टीमों को भी तैनात किया गया। ये पैदल यात्रा 19 नवंबर को ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां यात्रा का समापन होगा। पंचकोशी यात्रा ओंकारेश्वर से प्रारंभ होके खरगोन जिले में कल प्रवेश की थी। घाट पर नावों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जिससे ये लोग उस साइड नर्मदा के उस पार सेमल्दा की ओर जा रहे हैं। लगभग आज शाम तक हम 10,000 यात्रियों को उतारने का लक्ष्य रखा है। और छत्तीसगढ़ में अभी तक 40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला और करीब 1.25 करोड़ लोगों को दूसरा डोज लगना बाकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग लोगों का वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहा है, जबकि प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब चिंता इस बात की है कि कहीं ये लापरवाही प्रदेश के लिए भारी ना पड़ जाए। जबकि प्रदेश में अभी 55 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं। इनमें से करीब 10 लाख कोवैक्सीन और करीब 45 लाख कोविशील्ड वैक्सीन है, लेकिन न तो लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं और न ही स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कोई कोशिश ही कर रहा है। ऐसे में पहले डोज के अलावा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने में भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या ग्रामीण और बस्तर संभाग में है। अक्टूबर तक वैक्सीन कमी से टीकाकरण प्रभावित था, लेकिन अब तक जब प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है तो टीकाकरण धीमी गति से हो रहा है। इधर जबलपुर में डेंगू के कहर के दौरान कई मरीजों ने दम तोड़ दिया, लेकिन उनकी गिनती डेंगू से मौतों के आंकड़ों में नहीं हो गई। आज भी सरकारी आंकड़ों में जबलपुर में डेंगू से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। हेल्थ विभाग एक भी मौत न होने पर पीठ थपथपा सकता है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग डेंगू के आंकड़ों में उनको ही शामिल कर रहा है जिनका एलाइजा टेस्ट हुआ है। उन मरीजों को हेल्थ विभाग आंकड़ों में शामिल ही नहीं कर रहा है जिन्हें रैंडम टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव माना गया।
जैसे कोविड का टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट को माना जाता है कि वही उसके निश्चयकारक टेस्ट है। ऐसे डेंगू के लिए एलाइसा टेस्ट को कन्फर्मेटिव टेस्ट माना जाता है। जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं, जब तक उनका एलाइसा कन्फर्म नहीं होता तब तक उसे हम दर्ज नहीं कर सकते कि ये डेंगू का ही पेशेंट था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।